Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 11 बीज गणित का भाग 1। प्रश्नावली 11.1। प्रश्न नंबर 1, तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। अक्षर टी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर यू का यू के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर भी का भी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर ई का ई के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर एस का एस के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर ए का ए के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। इसमें हमें यह बताना है कि टी बनाने के लिए कितनी तीलियों का प्रयोग किया गया है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऊपर लगी हुई है और एक सीधी लगी हुई है। तो दो तीलियों का यानी 2 आ जाएगा पहले का आंसर, दूसरे का 3, तीसरे का 3, चौथे का 2, पाँचवें का 5 और छठे का 1 2 3 4 5 आएगा और सातवें का 1 2 3 और 3 6 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरूप टी बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 2n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। बी का आंसर हो जाएगा प्रतिरूप जेड बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। सी प्रतिरूप यू बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। डी प्रतिरूप भी बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 2n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। प्रतिरूप ई बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 5n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। एफ प्रतिरूप एस बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 5n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। जी प्रतिरूप ए बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 6n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 2, हम अक्षर L, C और F के प्रतिरूपों के लिए नियमों के पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं? ऐसा क्यों हुआ है? अक्षर टी और भी बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 2n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। पंक्तियों की संख्या बराबर n। एक पंक्ति कैडेटों की संख्या बराबर कितनी है? 5। तो कुल कैडेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5n। प्रश्न नंबर 4, एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। तो पेटियों की संख्या बराबर b हो गई। एक पेटी में आमों की संख्या कितनी है? बराबर 50। तो अतः आमों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 50b। प्रश्न नंबर 5, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बदल सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर x हो गई। प्रत्येक विद्यार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या बराबर 5, अतः पेंसिलों की कुल वांछित संख्या बराबर 5x। प्रश्न नंबर 6, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? मिनटों में उड़ने के समय के लिए t का प्रयोग कीजिए। चिड़िया द्वारा उड़ने के लिए लिया गया समय बराबर t मिनट। चिड़िया की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति मिनट, अतः चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय, l गुणा t।
1 गुणा टी बराबर टी किलोमीटर। प्रश्न 7, राधा बिंदुओं डॉट से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना जैसे आकृति में है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियाँ हों तो कितने बिंदु होंगे? यदि 10 पंक्तियाँ हों तो कितने बिंदु होंगे? तो 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं, प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर 8, तो पंक्तियों की संख्या r, इसलिए कुल बिंदुओं की संख्या बराबर 8r। 8 का गुणा r में कर देंगे तो 8r आ जाएगा। यदि 8 पंक्तियों हों तो बिंदुओं की कुल संख्या बराबर 8 गुणा 8 बराबर 64। यदि 10 पंक्तियां हों तो बिंदुओं की कुल संख्या 8 गुणा 10 बराबर 80। प्रश्न नंबर 8, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। राधा की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए लीला की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष, क्योंकि वो उससे छोटी है। प्रश्न नंबर 9, माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए हैं। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू बराबर L, शेष रह गए लड्डू बराबर 5, इसलिए कुल बनाए गए लड्डू L प्लस 5, यहाँ प्लस होगा। 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में माइनस हुआ था। प्रश्न नंबर 10, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या बराबर x है। एक बड़ी पेटी से भरी गई छोटी पेटियों की संख्या बराबर 2, इसलिए 2 छोटी पेटियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणा x बराबर 2x। शेष रह गए संतरे बराबर 10, अतः बड़ी पेटी में संतरों की कुल संख्या हो जाएगी 2x प्लस 10, 2x प्लस 10। प्रश्नावली 11.2। प्रश्न नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की L से दर्शाया जाता है। भुजा को L से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर L, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 3 गुणा भुजा बराबर हो जाएगा 3 गुणा L बराबर 3L। प्रश्न नंबर 2, एक समषटभुज की एक भुजा को L से व्यक्त किया गया है। L का प्रयोग करते हुए इस षटभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। संकेत, एक समषटभुज की सभी 6 भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। षटभुज की भुजा बराबर L, इसलिए षटभुज का परिमाप बराबर 6 गुणा भुजा बराबर 6L। प्रश्न नंबर 3, घन क्यूब एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति होती है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। घन की एक भुजा की लंबाई बराबर L, घन में भुजाओं की संख्या बराबर 12, इसलिए घन के किनारों की कुल लंबाई हो जाएगी 12 गुणा L बराबर 12L। प्रश्न नंबर 4, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त उसके केंद्र से होकर जाता है। संलग्न आकृति में AB वृत्त का व्यास है और C उसका केंद्र है। वृत्त के व्यास D को उसकी त्रिज्या R के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यास की लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है। व्यास की लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है, इसलिए D बराबर 2R। प्रश्न नंबर 5, 3 संख्याओं 24, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए।
हम यह योग दो प्रकार से कर सकते हैं। ए, हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त कर सकते हैं और फिर 41 में 13 जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। बी, हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 14 में जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 14 प्लस 27 प्लस 13 बराबर 14 प्लस 27 प्लस 13 हुआ। ऐसा किन्हीं भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का सहचर्य गुण कहलाता है। इस गुण को, जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, चर ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में लिखिए। तो कोष्टक चालू ए प्लस बी कोष्टक बंद प्लस सी बराबर ए प्लस कोष्टक चालू बी प्लस सी कोष्टक बंद। प्रश्नावली 11-3। प्रश्न नंबर 1, आप तीन संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले चर नहीं जितने व्यंजक बना सकते हैं। बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। केवल योग, व्यकलन यानी घटाना और गुणन का प्रयोग करें। संकेत: तीन संभावित व्यंजक 5 प्लस 8 माइनस 7, 5 माइनस कोष्टक चालू 8 माइनस 7 कोष्टक बंद और 5 गुणा 8 प्लस 7 है। अन्य व्यंजक बनाइए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें ए 8 गुणा 5 माइनस 7, बी 8 प्लस 5 माइनस 7, 8 गुणा 7 माइनस 5, 8 प्लस 7 माइनस 5, 5 गुणा 7 प्लस 8, 5 प्लस 7 गुणा 8, 5 प्लस 8 माइनस 7, 5 माइनस 7 प्लस 8। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं? संख्याओं वाले सी और डी, जिसमें व्यंजक नहीं है, जिसमें सिर्फ संख्याएं लिखी हुई है। जैसे कि सी में लिखा हुआ 5 कोष्टक चालू 21 माइनस 7 कोष्टक बंद प्लस 7 इंटू 2। ऐसे डी में दिया है अकेला 5 और बाकी सभी में व्यंजक लगे हुए हैं। व्यंजक यानी इंग्लिश के वर्ड यूज हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, व्यकलन, गुणन, विभाजन को पहचानिए। छांटिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। तो पहला जो दिया है उसमें लिखा है z प्लस 1, z माइनस 1, y प्लस 17, y माइनस 17। यानी इसका आंसर होगा z प्लस 1, मतलब इन दोनों का योग किया गया है। इसके बाद है y प्लस 17, यानी इसमें योग किया गया है। z माइनस 1, इसमें यानी व्यकलन मतलब घटाना किया गया है। y माइनस 17 यानी व्यकलन, इसमें घटाना किया गया है। ऐसे ही हमें b में बताना है 17y, y अपॉन 17, 5z। तो 17y, इसमें क्या हो रहा है 17 और y का गुणा यानी गुणन, और 5 और z का क्या हो रहा है 5z, इसमें भी गुणा हो रहा है यानी गुणन, और y बटे 17 में भाग हो रहा है मतलब विभाजन। सी 2y प्लस 17 में क्या हो रहा है गुणन और योग दोनों हो रहे हैं। 2 का y में गुणा हो रहा है और 17 इसमें जोड़ हो रहा है, इसलिए गुणन और योग दोनों हो रहे हैं। और इसके बाद 2y माइनस 17, इसमें भी गुणन और व्यकलन दोनों हो रहे हैं। फिर है आपका d 7m, इसमें गुणा हो रहा है, माइनस 7m प्लस 3, इसमें गुणा के साथ योग हो रहा है, और इस माइनस 7m माइनस 3 इसमें गुणा के साथ व्यकलन यानी घटाना हो रहा है। तो गुणन और व्यकलन हमें ये बताना था इसमें कि किस में यहाँ योग हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है और घटाना हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। ए पी में 7 जोड़ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा p प्लस 7। बी p में से 7 घटाना, इसका आंसर हो जाएगा p माइनस 7। सी p को 7 से गुणा करना, यानी हो जाएगा इसमें 7 गुणा p बराबर 7p। डी p को 7 से भाग देना, p बटे 7। माइनस m में से 7 घटाना, तो माइनस m माइनस 7। f माइनस p को 5 से गुणा करना, माइनस 5p।
जी का माइनस पी को 5 से भाग देना, तो माइनस पी अपॉन 5, एच पी को माइनस 5 से गुणा करना, तो माइनस 5p। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। ए 2m में 11 जोड़ना, इसका आंसर हो जाएगा 2m प्लस 11। बी 2m में से 11 घटाना, तो 2m माइनस 11। सी बाय के 5 गुने में 3 जोड़ना, तो 5 बाय प्लस 3। डी बाय के 5 गुने में से 3 घटाना, तो 5 बाय माइनस 3। ई बाय का माइनस 8 से गुणा, तो माइनस 8y। एफ वाई को माइनस 8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना, तो माइनस 8y प्लस 5। जी वाई को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना, तो 5y माइनस 16। एच वाई को माइनस 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, तो माइनस 5y प्लस 16। प्रश्न 6, ए आर और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग ना करें। प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए। तो टी प्लस 4, टी माइनस 4, 4 माइनस टी, 4t, टी बटे 4, 4 बटे टी। इस तरीके से हम व्यंजक बना सकते हैं। बी है बाय 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में बाय अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संक्रियाओं का प्रयोग करें, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो बी 2y प्लस 7, 2y माइनस 7, 7y प्लस 2, 7y माइनस 2 आदि। थैंक यू स्टूडेंट्स।